लोग गुंडा पार्टी चलाने वाले लोग हैं और गुंडा पार्टी चलाने वालों से आप किस प्रकार की तमीज कर सकते हैं, तमीज की उम्मीद कर सकते हैं। लालू जी अपने गिरेबान में झांक करके कभी देखे हैं? तो हम सांसद से भी नहीं करते कि वो किसी को उग्रवादी कहते, ये भी तो उम्मीद नहीं करते हैं हम। देखिए, समझने की आवश्यकता है कि संसदीय परिवेश में जो भी बातें हुई हैं, इन पर टीका टिप्पणी जो है वो संसद का विशेषाधिकार होता है। परंतु मैं यही बोलूंगा कि अगर मंत्री बने होते हैं जो भ्रष्टाचार के मसीहा लालू जी की गोद में जाकर के बैठ के खेल रहे हैं, उनके विषय में बात नहीं होगी क्या? आप एक अपशब्द को पकड़ करके मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। तेजस्वी जी की बात करेंगे, जिस व्यक्ति के पिताजी मुख्यमंत्री थे, जिस व्यक्ति की माताजी मुख्यमंत्री थी, फिर भी स्कूली शिक्षा से दूर रहे। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जिससे वो व्यक्तिगत हमला? इस व्यक्ति को ओबीसी आरक्षण समझ में नहीं आता। कभी बैठ के समझे हैं कि ओबीसी आरक्षण क्या है, क्या? नमस्कार, प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाश वाणी। देश की नई संसद में एक बार फिर से जहां एक तरफ महिला आरक्षण जैसा ऐतिहासिक बिल पास हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इसके बहस के दौरान भाजपा के सांसद रमेश भिदोरी ने बीएसपी के सांसद दानिश अली को गालियां दे दी है, उन्हें उग्रवादी कहा है और भी कई अपशब्द कहे हैं, जिसके बाद ये चर्चा गर्म है और हर जगह से प्रतिक्रिया आ रही है कि क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी। जहां एक तरफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के इल्जाम के साथ संजय सिंह आम आदमी पार्टी के जो सांसद राज्यसभा सांसद है वो, और राघव चड्ढा को जहां एक तरफ संसद से बाहर कर दिया जाता है, सदन से निलंबित किया गया था, इस मसले पर क्या कोई कार्रवाई होगी या फिर नई संसद में ऐसी भाषाओं को जायज ठहराया जाएगा तर्क कुतर्कों से? इस पर बात करने के लिए आज हम भाजपा के प्रदेश कार्यालय बिहार में मौजूद हैं और बात करेंगे। हमारे साथ सुमित शशांक जी हैं, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता। उनसे पूछेंगे ये सवाल कि क्या ऐसी भाषाओं को जस्टिफाई किया जा सकता है, नए सदन के पटल पर क्या ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है, उनसे जानेंगे। सर बताइए, उग्रवादी कह दिया है? देखिए, संसद का अपना विशेषाधिकार होता है और संसद के अंतर्गत की गई चर्चाओं के विषय में बाहर में बात करना जो है, मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। परंतु मैं आपको ये बताऊंगा कि जो लोग भी आरोप लगा रहे हैं, जैसे अभी आपने लालू जी के विषय में थोड़ी देर पहले मुझे बताया कि लालू जी इस पे टिप्पणी की है, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की मानसिकता दिखा रही है, भाजपा की मानसिकता दिख रही है। जो लोग गुंडा पार्टी चलाने वाले लोग हैं और गुंडा पार्टी चलाने वालों से आप किस प्रकार की तमीज कर सकते हैं, तमीज की उम्मीद कर सकते हैं। लालू जी अपने गिरेबान में झांक करके कभी देखे हैं कि जो गुंडा पार्टी चलाने वाले लोग हैं, आरजेडी में जिस प्रकार से गुंडों को प्रश्रय दिया जाता है, जिस प्रकार से बिहार हत्या अपहरण लूट का पर्याय बन चुका था, जिस प्रकार से आज जंगल राज पार्ट 2 चलाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बिहार को किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं, बिहार को किस तरीके से गर्त में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। और बिहार के बच्चों को दूसरे राज्यों में पलायन पर मजबूर करने वाले जो लोग हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाने वाले लोग और परिवारवाद को प्रश्रय देने वाले लोगों से आप किस प्रकार की उम्मीदें कर सकते हैं? तो हम सांसद से भी नहीं करते कि वो किसी को उग्रवादी कहते, ये भी तो उम्मीद नहीं करते हैं हम। देखिए, समझने की आवश्यकता है कि संसदीय परिवेश में जो भी बातें हुई हैं, इन पर टीका टिप्पणी जो है वो संसद का विशेषाधिकार होता है। परंतु मैं यही बोलूंगा कि अगर उन्होंने उग्रवादी कहा या फिर कोई भी शब्दों का चयन किया, तो ये उनके विवेक पर निर्भर करता है कि आखिर किन परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने ऐसे शब्दों का चयन किया होगा। उन परिस्थितियों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। लेकिन विगत 30 वर्षों में बिहार की बात करूंगा तो जिन लोगों ने जंगल राज चलाया, जिन लोगों ने बिहार को लूटा, जिन लोगों ने भैंसों का चारा चोरी कर लिया, जिन लोगों ने बिहार के बच्चों के भविष्य को समाप्त कर दिया, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा आपके माध्यम से लालू जी से कि क्या किसी की हत्या ही हत्या होती है क्या? किसी व्यक्ति का मर्डर कर देना जो है वही हत्या कहलाता है क्या? या फिर किसी का भविष्य समाप्त कर देना, ये भी तो एक हत्या ही है ना। तो बिहार के बच्चों का भविष्य समाप्त करने वाले जो लोग हैं और देश के बच्चों का जो भविष्य समाप्त करने वाले लोग हैं, अपने बच्चों का भविष्य बनाने वाले जो लोग हैं, परिवारवाद से व्यक्तिवाद की गोद में बैठ करके खेलने वाले जो लोग हैं, और एक तरफ एक व्यक्ति जो नीतीश कुमार जी के रूप में मैं आपको बताऊंगा कि बिहार के जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जो भ्रष्टाचार के मसीहा लालू जी की गोद में जाकर के बैठ के खेल रहे हैं, उनके विषय में बात नहीं होगी क्या? आप एक अपशब्द को पकड़ करके मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, जिन्होंने पूरे बिहार के भविष्य को और बिहार के बच्चों के भविष्य को बद से बदतर बना दिया, अपाहिज बना दिया, वैसे लोगों पर कब कार्रवाई होगी? ये तो आगे का विषय है, हो ही रहा है। अभी भी केस आज की भी खबर केस चल ही रहा है। सवाल फिर से यही है कि क्या
लालू यादव के जंगल राज का जो उदाहरण आप दे रहे हैं, उससे इस चीज को जस्टिफाई किया जा सकता है कि सदन के में पटल पे खड़े होकर कोई किसी को उग्रवादी कहते? ये जस्टिफाइड है? सदन के पटल पे ये जो घमंडिया गठबंधन के लोग हैं ना, इन्होंने न जाने कितनी बार हमारे यशस्वी नेताओं को गालियां दी। इन्होंने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के विषय में भी अपशब्द कहने से ये लोग नहीं चूके। तो इस प्रकार के लोगों से तुलना जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संभव नहीं हो सकती है। हम राजतंत्र चलाने वाले लोग नहीं हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जन्मे हुए लोग नहीं हैं। हमने भारत मां की कोख से जन्म लिया है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भाजपा जो है वो उसका झंडा जो है और पूरे भारत में लहरा रहा है और भारत का झंडा पूरे विश्व में लहरा रहा है। ये जो घमंडिया गठबंधन के जो लोग, ये जिन्होंने देश के नाम का एक आवरण जो है अपने ऊपर ओढ़ करके रखा है और अपने परिवार की भलाई के लिए जो लोग सोचते हैं, एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचारी एक साथ जमा हुआ है, क्योंकि इन्हें डर है कि कहीं ना कहीं इनका भ्रष्टाचार का जो पुलिंदा है वो सामने आने वाला है और इन सबको देश की यशस्वी जनता जो है वो सबक सिखाने वाली है और विगत 10 वर्षों में 9 वर्षों में सबक जो है वो सिखाया जा रहा है। तो इस प्रकार के लोग सिखा दे तो 2015 का मेजोरिटी आपको याद होगा। देखिए, मुझे प्रत्येक चीज याद है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि 2014 के बाद आपने देखा होगा, 2014 के इलेक्शन में आपने देखा कि किस प्रकार से देश के यशस्वी नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को देश ने स्वीकारा। उसके बाद 2019 में ये लोग आपस में शोर मचा रहे थे कि मोदी जी नहीं आएंगे, परंतु आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो भी बहुमत उस समय 2014 में हमें प्राप्त हुआ था उससे कई ज्यादा बढ़ के 2019 में प्राप्त हुआ। और आने वाले समय में 2024 में आप देखेंगे कि दक्षिण भारत के राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी का भगवा ध्वज लहराने वाला है। और ये कहीं ना कहीं डरे हुए लोग हैं। आपने देखा होगा कि जब बाढ़ आता है ना तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एक ही साथ आपसी द्वेष को भूल करके एक ही पेड़ पर चढ़ जाते हैं जान बचाने के लिए। तो ये लोग इसी प्रकार के लोग हैं जो लोग पत्रकारों को गाली देते हैं, जो पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसके ऊपर आघात करने वाले लोग हैं, उन्हें धमकाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों की तुलना भारतीय जनता पार्टी से करें। विपक्ष को आप कीड़े मकोड़े कह रहे हैं एक तरह से। मैंने कभी किसी के लिए अपशब्द नहीं कहा। तो वही निकलते हैं। मैं कभी किसी के लिए, सभी जीव जंतु हैं, इस धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतु हैं, हम भी जीव जंतु हैं। बिहार की बात करते हैं। आप बिहार पे मुखर हैं, बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि महिला जो आरक्षण बिल आया है उसमें ओबीसी आरक्षण होना चाहिए था, नहीं तो वो अगर ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला तो ईंट से ईंट बजा देंगे। आप तेजस्वी जी की बात करेंगे, जिस व्यक्ति के पिताजी मुख्यमंत्री थे, जिस व्यक्ति की माताजी मुख्यमंत्री थी, फिर भी स्कूली शिक्षा से दूर रहे। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जिससे वो व्यक्तिगत हमला? बिहार के वो डिप्टी सीएम है, इसी पर तो व्यक्तिगत हमला क्या है? बिहार के डिप्टी सीएम है। जब एक नेता अर्थात नेतृत्व करता जमीन पर उतरता है तो वो व्यक्ति नहीं होता है, वो समाज का होता है। मेरा समाज मेरा परिवार है। ये धरती, ये बिहार की धरती मेरी माँ है। बिहार का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो मेरा बिहार का भाई बंधु है। ये व्यक्ति किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं है। वही मैं पूछ रहा हूं, जिस व्यक्ति को ओबीसी आरक्षण समझ में नहीं आता, कभी बैठ के समझे हैं कि ओबीसी आरक्षण क्या है क्या नहीं है? एक दिन जो व्यक्ति खुले मन से ढंग से 4 लाइन देख के बोल नहीं सकता है, वैसे व्यक्ति के सवालों को लेकर के आप आ जाते हैं। ओबीसी आरक्षण समझ नहीं आता, बिल्कुल समझ में नहीं आता। किसी दिन आप सामने डिबेट करा ले, मैं प्रवक्ता हूं ना भाजपा का, एक दिन किसी दिन डिबेट करा ले, मेरा चैलेंज स्वीकार करें तेजस्वी जी, आकर के डिबेट कर लें और मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जिस परिस्थिति में बिहार के 2 मुख्यमंत्रियों के घर आंगन में खेलने वाले हमारे बिहार के, जिस ओबीसी आरक्षण पर लालू यादव का नाम आता है कि उनका 90 के दशक में जो मंडल कमीशन का लालू यादव का जिक्र होता है, उनके बेटे को ओबीसी समझ में नहीं आता। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि बिहार ही नहीं संपूर्ण देश के ओबीसी समाज के लिए अगर किसी ने कार्य किया है और उसको आगे बढ़ाने का अगर किसी ने कार्य किया है, अंत्योदय के लिए कार्य किया है, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए अगर किसी ने कार्य किया है तो वह सिर्फ एक नाम है, वह है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। क्यों नहीं महिला आरक्षण में फिर ओबीसी ले आए? मैं बता रहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी एक विजन के तहत कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी लालू जी के द्वारा नहीं चलाई जाती है। भारतीय जनता पार्टी को तेजस्वी जी नहीं चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये घमंडिया गठबंधन के लोग नहीं चलाते हैं। हमारा एक विजन है, उस विजन के तहत हम कार्य करते हैं। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप
चीजें जो है स्वतः आपको समझ में आ जाएंगी। अभी उनके समझ में नहीं आएंगी क्योंकि ये लोग तो सिर्फ परिवारवाद पे बातें करने वाले लोग हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना आरक्षण पे ही बात कर लेते हैं, परिवारवाद पे करते हैं, हम आरक्षण पे बात करते हैं। 33% आरक्षण मिला है, बिहार में 50% पहले से है। इस पर ललन सिंह भी कल जम के बोले हैं। सवाल यह है कि ओबी पहले तो कहा जा रहा है कि महिला आरक्षण जब भाजपा बैकफुट पे थी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, मणिपुर का कांड हो गया, पहलवानों का मुद्दा हो गया, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भाजपा बैकफुट पे थी, तब ये बिल लाया गया। 9 साल से लाया नहीं गया, अब ले क्या है, उसमें भी ओबीसी को उन्होंने बाइकआउट कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं एक चुनावी जुमला कहा जा रहा है। 2 प्रश्न आपने पूछे हैं और दोनों प्रश्न का जवाब देना मुझे बनता है। मैं सबसे पहले तो आपको बताऊंगा कि मणिपुर और इधर उधर की जो बातें आपने की है, मैं उस पर भी आता हूं। विपक्ष कह रहा है। नहीं, मैं बिल्कुल भी इन सब विषय पर भी आता हूं। इनको बंगाल नहीं दिखाई देता है, इनको दिल्ली नहीं दिखाई देता है। आपको मैं बताऊंगा, जब शीला दीक्षित की सरकार थी, देश में सबसे बड़ा बलात्कार कांड, जो सबसे पूरे विश्व में सबसे हीनेस्ट अपराधों में से निर्भया आता है, उस निर्भया का जो माइनर अपराधी है ना, उस माइनर अपराधी को इनकी गोद में बैठे हुए केजरीवाल जी ने आर्थिक सुविधाएं मुहैया कराई। यही है महिलाओं के हितों की बात। बंगाल जहां मां काली की पूजा होती है, नारी सशक्तिकरण की बात होती है, जहां पे बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री है, वहां आम बंगाली महिलाएं जो हैं वो 2म दर्जे की नागरिकता पर हैं। वहां पे बंगाल से आई हुई, जो दूसरे देश की मैं बात कर रहा हूं, वहां से आए हुए जो लोग हैं ना, उनको मूल रूप से उनको प्रश्रय प्रदान किया जा रहा है। एक तरीके से रोहिंग्या शरणार्थियों का गढ़ बना हुआ है बंगाल, वेस्ट बंगाल। और दूसरा प्रश्न आपने फिर से आरक्षण पे पूछा है, तो मैं उस पर पुनः आपको बताऊंगा कि हम विजन के तहत कार्य करने वाले हैं। और विजन जो है ना, वो ऐसे सोशल मीडिया पे और मीडिया पे आके डिस्कस नहीं होता है। ये विजन है ना, ये हमारी केंद्र सरकार तय करती है। आपको ये विजन के तहत प्रक्रियाएं जो हैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएंगी। समय आने दीजिए, आप स्वयं कहेंगे और देश स्वयं देखेगा कि मोदी जी ने महिलाओं के लिए, ओबीसी महिलाओं के लिए और देश की संपूर्ण महिलाओं के लिए क्या क्या किया है। चलिए, हालांकि माले नेता ने भी आरोप लगाया है कि यह पोस्ट डेटेड चेक है। उन्होंने कहा है कि जैसे चेक होता है, जैसे कोई वैल्यू नहीं है, आ गया बिल, कोई असर नहीं दिखेगा। अब फिर मैं यही बोलूंगा कि इन लोगों की जो बुद्धि है ना, ये सिर्फ फूट डालो राज करो और एक तरीके से कीचड़ फेंकने की नीति है। भाजपा के नेतृत्व में आज जिस प्रकार से सरकार चल रही है, देश की सरकार चल रही है, संपूर्ण विश्व में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का डंका बज रहा है, ये कहीं ना कहीं उनको समझ में तो आता नहीं है, उनको जेहन में पचता भी नहीं है। भारतीय सभ्यता संस्कृति में नारी की जो भूमिका, मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा, एक शब्द में बोल करके समाप्त करूंगा कि महादेव का अर्धनारीश्वर स्वरूप जो है ना, वो नारी सशक्तिकरण को दर्शाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में आपने पढ़ा होगा कि एक महिला के गर्भ से, माता के गर्भ से निकलता हुआ जो पौधा है, वो दर्शाता है कि हम जननी को मां मानते हैं। और इस देश की जो महिलाएं हैं ना, माताएं हैं ना, वो चाहे किसी भी समाज से आती हैं, वो मां है। और मातृत्व के भाव जिसके अंदर है ना, यानी हम भारत मां बोलते हैं, जिसके अंदर भी मातृत्व के भाव हैं, उसका सम्मान भारत का प्रत्येक व्यक्ति करता है। ये लोग सिर्फ परिवारवाद की बात करते हैं, ये व्यक्तिवाद की बात करते हैं, हम सबकी बात करते हैं। हम राजनीति नहीं करते हैं, हम सेवा नीति पर चलने वाले लोग। चलिए, असर दिखेगा। भाजपा की तरफ से हर बार यही कहा जा रहा है कि जो महिला आरक्षण की बात है, जिसमें ओबीसी कोटे की बात चल रही है, विपक्ष इस पर लगातार हमलावर है। महिला आरक्षण में 50% की बात कही गई, तो सबका एक ही जवाब है कि असर दिखेगा। अभी एक विजन पे काम चल रहा है। फिलहाल विपक्ष इस पर और कितनी राजनीति करता है, क्या कुछ आगे देखने को मिलता है, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस मुद्दे पर, इस मसले पर, इस पूरे इंटरव्यू पर आपको कुछ कहना है तो हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा। जुड़िए हमारे साथ। मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे थे प्रकाशवाणी।